हाँ जी बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या? पार्टनरशिप एक्ट का रिवीजन। थोड़ी तेज स्पीड में रहेगा। स्टार्ट कर दें। टॉपिक है तुम्हारा कौन सा? पार्टनरशिप। मुझे बताओ, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? जैसे कि फ्रेंडशिप नहीं होती, फ्रेंडशिप दोस्तों के बीच के रिश्ते को क्या बोलते हैं? फ्रेंडशिप ना। तो पार्टनर्स के बीच के रिश्ते को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप क्या होता है? रिलेशन। क्या होता है? रिलेशन। किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। तो पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है। किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। आप जो मिलके बिजनेस कर रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं? फर्म। क्या बोलते हैं? फर्म। और आपने उसका नाम रखा है समर्थ कॉमर्स क्लासेस, तो ये कहलाता है क्या? फर्म्स नेम। तो पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स। समझ गए? जो वो मिलके काम कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फर्म। और जिस नाम से काम कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फर्म्स नेम बोलते हैं। बात समझ आ गई? पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स। बिटवीन पर्सन्स। पर्सन्स का मतलब क्या होता है बेटा? पर्सन दो होते हैं। कौन से? चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो क्या हो? आर्टिफिशियल हो। क्या हो? नेचुरल हो या आर्टिफिशियल। अच्छा, दोनों नेचुरल है तो भी पार्टनरशिप है, एक नेचुरल है और एक आर्टिफिशियल है तो भी पार्टनरशिप है, और दोनों ही क्या है? आर्टिफिशियल है तो भी क्या है? पार्टनरशिप माना जाएगा। वू हैव अग्रीड। अग्रीड का मतलब बेटा क्या होता है? अग्रीड का मतलब होता है एग्रीमेंट। क्या होता है? एग्रीमेंट। उनके बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है। एग्रीमेंट होना जरूरी है। एग्रीमेंट का मतलब चाहे वो रिटर्न में हो, चाहे रिटर्न हो, चाहे वो क्या हो? ओरल में हो। और रिटर्न में हो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डीड। तो रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पर्सन्स कौन से? चाहे नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो, वो है अग्रीड। अग्रीड का मतलब एग्रीमेंट होना चाहिए। नो एग्रीमेंट नो पार्टनरशिप। नो एग्रीमेंट नो पार्टनरशिप। बताइए, एक फादर की डेथ हो गई, आज के बाद उनके जो दो बेटे हैं वो मिलके बिजनेस संभालेंगे, तो क्या वो पार्टनर माने जाएंगे? नो। अगर वो मिलके एग्रीमेंट करते हैं कि भैया मिलके बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट होगा, आपस में बांट लेंगे, अगर एग्रीमेंट किया है चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटर्न हो, तो ही उन्हें पार्टनर माना जाएगा। नो एग्रीमेंट नो पार्टनरशिप। एग्रीमेंट टू शेयर। क्या शेयर? प्रॉफिट्स। क्या बांटना जरूरी है? प्रॉफिट बांटना जरूरी है। मतलब कि एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट है तो पार्टनरशिप माना जाएगा। एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट। बताइए, प्रॉफिट बांटा जाएगा तो क्या वो पार्टनर है या नहीं है? देखो, नॉर्मली हम बोलते हैं कि अगर किसी के साथ आप प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हो तो वो आपका पार्टनर है। नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि अगर किसी के साथ प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हो तो वो आपका क्या है? पार्टनर है। लेकिन इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या है बेटा? कुछ एक्सेप्शन। जनरल रूल क्या होता है कि अगर आप प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हो तो वो बंदा आपका क्या है? पार्टनर है। लेकिन इस रूल के कुछ एक्सेप्शन है, चार। फर्स्ट एक्सेप्शन, अगर मैं किसी से लोन लेता हूं और उसको बोलता हूं कि भैया मैं आपको इंटरेस्ट तो पे नहीं करूंगा बट मैं आपको प्रॉफिट में हिस्सा दूंगा, तो उसे आपका पार्टनर माना नहीं जाएगा। भले ही आप प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हो बट दैट पर्सन इज नॉट अ पार्टनर। सेकेंड नंबर, सर्वेंट को, एम्प्लॉय को रेमुनरेशन दे रहे हो, लेकिन वो रेमुनरेशन भी कौन सा है? प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। मैं उसको बोलता हूँ कि तुझे प्रॉफिट का 10% दूंगा, अपने सर्वेंट को या एजेंट को बोलता हूँ कि मैं आपको प्रॉफिट का 10% दूंगा, यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग है या नहीं है? है, बट उसे पार्टनर माना नहीं जाएगा। थर्ड नंबर, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाए, क्या हो जाए? पार्टनर की डेथ, उसकी विडो को या उसके बच्चों को आप प्रॉफिट में शेयर दे रहे हो। पार्टनर की डेथ हो गई, अब उसकी विडो को या उसके बच्चों को क्या कर रहे हो? आप प्रॉफिट में शेयर दे रहे हो। बताइए, प्रॉफिट शेयरिंग हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है, बट उसे पार्टनर माना नहीं जाएगा। फोर्थ, आपने किसी से बिजनेस खरीद लिया। क्या कर लिया? किससे? बिजनेस खरीद लिया, मतलब किसी का रनिंग बिजनेस था, आपने खरीद लिया। आपने उसको बिल्डिंग का, फर्नीचर का, मशीनों का, स्टॉक का पैसा दे दिया। वो बोलता है कि गुडविल भी चाहिए। तो मैंने उसको बोला कि भैया मैं आपको गुडविल का पैसा दूंगा, लेकिन हर साल प्रॉफिट का 2%। तो मतलब क्या, उसको गुडविल का पेमेंट मैं लमसम नहीं दे रहा हूं, मैं उसको पेमेंट कैसे करूंगा गुडविल का? हर साल प्रॉफिट का 2%। बताइए, प्रॉफिट शेयरिंग है या नहीं है? है, बट उसे पार्टनर माना नहीं जाएगा। ये उस रूल के एक्सेप्शन है। कौन से रूल के? कि प्रॉफिट शेयरिंग होना जरूरी है। तो हम क्या कह रहे हैं कि पार्टनरशिप में क्या कहा जा रहा है? पर्सन, चाहे नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, एग्रीड का मतलब अग्रीमेंट होना जरूरी है। रिटर्न में है तो डीड, वर्बल है तो क्या माना जाएगा? तो भी एग्रीमेंट मान लिया जाएगा। टू शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट बांटना जरूरी है।
नो प्रॉफिट शेयरिंग, नो पार्टनरशिप। तो प्रॉफिट शेयरिंग है तो 100% गारंटी है कि पार्टनरशिप है। नॉर्मली हम बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग है तो पार्टनरशिप है, लेकिन उसके 4 एक्सेप्शन है, मैंने आपको बताए थे। अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग भी बेटा किसका है? बिजनेस का। बेटा बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब होता है कोई भी एक्टिविटी जो पहला इकोनॉमिक हो प्लस प्रॉफिट मोटिव से हो। किससे हो? अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी है प्लस प्रॉफिट मोटिव है तो उसको बिजनेस मान लिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, कैजुअल ट्रांजैक्शन को बिजनेस नहीं कहा जाता। किसको? कैजुअल ट्रांजैक्शन को बिजनेस कहा नहीं जाता। कि जैसे कि मैं माइक लेके आया मार्केट से 4,000 में, रास्ते में कोई मिल गया कि भैया माइक अच्छा लग रहा है, कितने का है? मैंने कहा 5,000 का, मैंने उसको दे दिया। तो क्या ये बिजनेस है? नहीं है, ये कैजुअल ट्रांजैक्शन है। क्या है? कैजुअल। कैजुअल और इंटेंशनल में क्या होता है? डिफरेंस होता है। कैजुअल ट्रांजैक्शन को बिजनेस कहा नहीं जाएगा, इंटेंशनल से किया जाएगा तो ही उसे बिजनेस कहा जाएगा। लेकिन एक एक्सेप्शन और ध्यान रखना, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी, कोई प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दे दी, प्रॉपर्टी को रेंट पे देना बिजनेस की कैटेगरी में नहीं आता है। किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी एसेट को रेंट पे देना, रेंट पे आपको क्या मिलता है बेटा? किराया। तो वो बिजनेस की कैटेगरी में कभी भी नहीं आता है। तो हम क्या कह रहे हैं? प्रॉफिट शेयरिंग करना है बेटा किसका? बिजनेस का। किसका? बिजनेस का। और लास्ट क्या बोलता है बेटा? कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। हम क्या कह रहे हैं? कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं बेटा क्या? म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एजेंसी। केवल प्रॉफिट में शेयरिंग होना ही जरूरी नहीं है, साथ साथ में म्यूचुअल एजेंसी का होना भी जरूरी है। कैरिड बाय ऑल का मतलब उस बिजनेस को सारे चला सकते हैं, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उनमें से कोई एक भी चला सकता है। किसके बिहाफ पर? ऑल पार्टनर्स के बिहाफ पर। अच्छा देखो, मैं कह रहा हूं बिजनेस कोई भी चला सकता है। पहले बताओ, बिजनेस में नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं? नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं? कंपनीज एक्ट का, किसका? कंपनीज एक्ट का सेक्शन 464 कहता है कि 100 हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये लिमिट इंडिया में कितनी है? 50। तो मैं क्या कह रहा हूं, इस बिजनेस को कौन चलाएंगे? 50 के 50 चला सकते हैं, लेकिन वो चाहे तो एक या दो को भी इस बिजनेस को ऑपरेट करने का राइट दे सकते हैं। लेकिन उस एक या दो ने डिसीजन ले लिया तो सबको मानना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली मैं क्या कह रहा हूँ, बिजनेस में कितने पार्टनर हैं? 50 मैक्सिमम। 50 में से अगर एक पार्टनर ने डिसीजन ले लिया तो वो ऑल पार्टनर्स पे होता है बाइंड। क्या होता है? बाइंड। उसी को हम बोलते हैं क्या? म्यूचुअल एजेंसी। तो म्यूचुअल एजेंसी क्या है? पार्टनर्स का बाइंडिंग एग्रीमेंट। क्या है? पार्टनर्स का बाइंडिंग एग्रीमेंट। की एक पार्टनर के काम के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? होल फर्म। फर्म इज ऑल पार्टनर कलेक्टिवली उस काम के लिए लायबल माने जाएंगे। इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। इसी को हम बोलते हैं कार्डिनल प्रिंसिपल। किसी भी बिजनेस को पार्टनरशिप कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा, ये उसका मेन प्रिंसिपल है। और इसी को हम बोलते हैं ट्रू टेस्ट। क्या बोलते हैं? ट्रू टेस्ट। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट क्या है? बोलो। देखो, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि पार्टनरशिप के अंदर क्या क्या वर्ड निकल के आए थे। बोलो, पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन बिटवीन द पर्सन। रिलेशन बिटवीन द पर्सन। सॉरी, एक सेकेंड। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन बिटवीन द पर्सन। एक सेकेंड, क्या पागल है। रिलेशन बिटवीन पर्सन एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस carried by all or any of them acting for। देखो,
किसी भी बिजनेस को, देखो मिलके बिजनेस करना कहलाता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मिलके बिजनेस करना क्या कहलाता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। लेकिन वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन पार्टनरशिप भी हो सकता है, एलएलपी भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकता है, वो एचएफ भी हो सकता है। लेकिन उसको पार्टनरशिप कब कहा जाएगा? उसकी दो शर्तें हैं। ये है उसकी फर्स्ट कंडीशन और ये है उसकी सेकंड कंडीशन। पहली कंडीशन क्या कहती है कि टू और मोर पर्सन है, एग्री है, मीन्स एग्रीमेंट है, टू शेयर बांट रहे हैं, प्रॉफिट बांट रहे हैं, किसका? बिजनेस का। ये फर्स्ट कंडीशन है। अगर ये पहली कंडीशन पूरी हो जाती है तो क्या उसको बाय डिफॉल्ट पार्टनरशिप कहा जाएगा? नहीं। उसके बाद में एक सेकंड कंडीशन भी आपको पूरी करनी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं उसका कार्डिनल प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? कार्डिनल प्रिंसिपल ट्रू टेस्ट, या जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। पहले बताइए पहली वाली शर्त पूरी कैसे होगी? इसको कैसे प्रूव करोगे कि तुम पार्टनर हो? इसको प्रूव करने के लिए तुम्हारे पास या तो क्या हो? डीड हो, एविडेंस, या तो डीड हो। दूसरा, एविडेंस डीड नहीं है तो तुम्हारे पास में बिजनेस के क्या हो? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है तो फर्म के नाम से क्या हो? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट नहीं है तो फर्म क्या क्या हो तुम्हारे पास? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो। इस फर्स्ट कंडीशन को प्रूव करने के लिए आइदर यू हैव डीड और बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बैंक अकाउंट और फर्म का रजिस्ट्रेशन। अगर इनमें से कोई भी है, इन चारों में से कोई भी है, तो मान लिया जाएगा कि तुम्हारी फर्म क्या है? पार्टनरशिप है, मान लिया जाएगा। इसको बोलते हैं प्राइमा फेसी। क्या बोलते हैं? प्राइमा फेसी। लेकिन लेकिन अभी भी सेकंड कंडीशन पूरा करना जरूरी है। सेकंड कंडीशन क्या कहता है? म्यूचुअल एजेंसी की अगर एक पार्टनर ने काम किया तो लाइबल कौन होंगे? ऑल पार्टनर्स। इस बात को पता कैसे करोगे कि सेकंड कंडीशन भी तुमने पूरी की या नहीं की? इसको प्रूव कैसे करोगे कि तुम पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एजेंसी है? कैसे प्रूव करोगे? इसको प्रूव करने का पहला तरीका तो है डीड। अगर डीड में लिखा हुआ है कि वी आर पार्टनर्स एंड फॉर एक्ट ऑफ वन पार्टनर होल फर्म विल बी बाइंड, अगर डीड में लिखा हुआ है तो बात खत्म हो गई। कोर्ट क्या चेक करता है? रिटन एविडेंस। रिटन में डीड है मेरे पास तो डीड में दोनों बातें प्रूव हो गई। पहली बात कौन सी प्रूव हो गई? कि तुम्हारा प्रॉफिट शेयरिंग है। दूसरी बात क्या है? म्यूचुअल एजेंसी है। डीड है तो प्रूव हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डीड नहीं है तो डीड नहीं है। फर्स्ट कंडीशन प्रूव करने के लिए तो मेरे पास तीन ऑप्शन और हैं, लेकिन इस सेकंड कंडीशन को प्रूव कैसे करूंगा फिर मैं? डीड है तो अच्छी बात है, अगर डीड नहीं है तो आपका रियल इंटेंशन चेक किया जाएगा। क्या चेक किया जाएगा? रियल इंटेंशन। कौन कौन चेक करेगी? कोर्ट। कोर्ट आपके बीच का एक रियल इंटेंशन चेक करेगी कि रियल सेंस में तुम पार्टनर हो या नहीं। तो फर्स्ट कंडीशन प्रॉफिट शेयरिंग, डीड मतलब एग्रीमेंट और प्रॉफिट शेयरिंग, उसको कैसे प्रूव करोगे? डीड से, बुक्स ऑफ अकाउंट से, बैंक अकाउंट से, या फर्म के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से। सेकंड कंडीशन को कैसे प्रूव करोगे? आइदर डीड है तो बेस्ट है, डीड नहीं है तो फिर कोर्ट क्या चेक करेगी बेटा? आपका रियल इंटेंशन चेक करेगी। क्या चेक करेगी? रियल इंटेंशन। तो यहाँ पर मैंने आपको टू और मोर समझा दिया, एग्रीमेंट समझा दिया, बिजनेस समझा दिया, एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट समझा दिया, और क्या समझा दिया मैंने आपको? म्यूचुअल एजेंसी। यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ पर कोर्ट ने बोला, केडी कामत वाले केस में कोर्ट ने बोला कि पार्टनरशिप है या नहीं है, उसकी दो शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? दो। बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले, दो शर्तें। ये किसने कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने। कौन से वाले केस में? केडी कामत के केस में। ट्रू टेस्ट। बताइए पार्टनरशिप के कितने टेस्ट हैं? तीन। एग्रीमेंट होना जरूरी है, नो एग्रीमेंट नो पार्टनरशिप, प्रॉफिट शेयरिंग होना जरूरी है। ये दोनों बातें प्रूव हो जाती है ना तो हम बोलते हैं प्राइमा फेसी। क्या बोलते हैं? प्राइमा फेसी का मतलब एट फर्स्ट साइट आपके बिजनेस को पार्टनरशिप मान लिया जाएगा, लेकिन कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रू टेस्ट। ट्रू टेस्ट कैसे प्रूव होगा? आइदर डीड है तो डीड से, डीड नहीं है तो कोर्ट आपका रियल इंटेंशन क्या करेगी? चेक करेगी। एक सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा, शांतिराजन दास गुप्ता, शांतिराजन दास गुप्ता, दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट हुआ। वो पहुंचे कोर्ट में, जाके कोर्ट को बोला कि सर हमारी पार्टनरशिप फर्म है। कोर्ट ने कहा प्रूव कर दो। बताओ प्रूव करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? या तो डीड, ये बोलते हैं इनके पास में कोई भी रिटेन्ड टर्म्स एंड कंडीशन नहीं थी, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन इनके बीच में थी नहीं, मतलब डीड नहीं थी।
अच्छा डीड नहीं हो तो हम क्या कहते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इनके पास में बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी नहीं थे। अच्छा तीसरा हम कहते हैं बैंक अकाउंट, इनके पास में कोई बैंक अकाउंट भी नहीं था। और चौथा हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इनके पास में कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी नहीं था। इसका मतलब इन्हें फिर पार्टनरशिप माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि ये पहली कंडीशन ही प्रूव नहीं कर पाए। ऐसा कहाँ हुआ था बेटा, शांति राजन दास गुप्ता। नेक्स्ट टॉपिक आता है तुम्हारा कौन सा, पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में क्या डिफरेंस है, बताइए। कंपनी अगर पढ़ा हुआ है, याद है और याद होना चाहिए आपको कि कंपनी को हम हमेशा बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, लेकिन पार्टनरशिप फर्म की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। दूसरा, पार्टनरशिप में सारे पार्टनर एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, एजेंट होते हैं। एक पार्टनर के काम के लिए ऑल पार्टनर्स क्या होते हैं, लाइबल। लेकिन कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स के बीच में कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती है। पार्टनरशिप में प्रॉफिट की शेयरिंग करना क्या है बेटा, मस्ट है, मस्ट है। वहां पर तो प्रॉफिट बांटने पड़ेंगे पीएसआर के रेशो में। लेकिन कंपनी के अंदर क्या सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर को बांटना कंपलसरी है, नहीं। कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को देती है एज ए डिविडेंड, वो भी कंपनी के डायरेक्टर्स की इच्छा पे डिपेंड करता है, देंगे या नहीं देंगे, कंपलसरी नहीं है। पार्टनरशिप में जितने पार्टनर होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। क्या होती है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब क्या हो गया कि अगर फर्म ने लोन ले रखा था, फर्म अगर लोन पे करने में अनेबल है तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के पे करना पड़ेगा। चार पार्टनर हैं, हर बंदा अपना अपना हिस्सा पे करेगा, लेकिन अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके हिस्से की लायबिलिटी भी अदर पार्टनर्स के ऊपर क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। यहाँ जो लायबिलिटी होती है वो आपकी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। क्या होती है, अनलिमिटेड। लेकिन कंपनी के केस में लिमिटेड। लिमिटेड बाय शेयर हो तो अनपेड अमाउंट, लिमिटेड बाय गारंटी हो, जितने रुपए की आपने दे रखी गारंटी उतने का अमाउंट, और अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी हो तो वहां लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। लेकिन जनरल सेंस में लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। बताइए, पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितने भी एसेट्स होते हैं वो किसके होते हैं, ऑल पार्टनर्स के कलेक्टिव। लेकिन कंपनी में जितने भी एसेट होते हैं वो किसके होते हैं, वो कंपनी के ही होंगे। कंपनी की क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी के सारे एसेट्स का ओनर कौन है, कंपनी है। तो सर शेयर होल्डर क्या है, शेयर होल्डर के पास में केवल एक राइट है, अपनी कैपिटल मांगने का जब कंपनी वाइंड अप होती है या कंपनी बायबैक करती है शेयर का। और दूसरा राइट उनके पास में डिविडेंड मांगने का, वो भी कब, अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है। गॉट द पॉइंट। अगर मैं पार्टनर हूं समर्थ में, मान लो समर्थ में 3 पार्टनर है, हमारा हिस्सा कितना है, 1/3, 1/3 और 1/3। तो क्या मैं अपना शेयर किसी आउटसाइडर को ट्रांसफर कर सकता हूं, कर सकता हूं, बट ऑल पार्टनर की कंसेंट लेके। कैसे, ऑल पार्टनर की कंसेंट से। लेकिन अगर मैं किसी कंपनी के 20 शेयर का शेयर होल्डर हूं तो क्या मैं ये शेयर किसी आउटसाइडर को ट्रांसफर कर सकता हूं, कर सकता हूं। हाँ, अगर पब्लिक कंपनी होती है तो उसमें तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, प्राइवेट कंपनी के एमओए में रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। अगला आता है मैनेजमेंट। बताइए, पार्टनरशिप का मैनेजमेंट कौन संभालते हैं, ऑल पार्टनर्स, या वो किसी एक को भी राइट दे सकते हैं। लेकिन कंपनी का जितना भी मैनेजमेंट होता है वो कौन संभालते हैं, डायरेक्टर। शेयर होल्डर फिर क्या करते हैं, साल में एक बार आते हैं एजीएम में, वो वोटिंग देते हैं, उसके अलावा उनका वहां पर कोई मैनेजमेंट पे कंट्रोल नहीं होता। क्या पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, नॉट मैंडेटरी। लेकिन कंपनी बिना रजिस्टर्ड करवाए कभी स्टार्ट की नहीं जा सकती। वाइंडिंग अप, पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व एट एनी टाइम इफ ऑल पार्टनर एग्री। पार्टनरशिप का वाइंड अप कैसे होता है, कभी भी हो सकता है अगर सारे पार्टनर क्या हो जाएं, एग्री हो जाए। लेकिन कंपनी का वाइंड अप कैसे होता है, कंपनी का, देखो कंपनी स्टार्ट करवाने के लिए जाना पड़ता है आरओसी के पास, तो कंपनी को बंद करवाने के लिए भी कहां जाना पड़ता है, आरओसी प्लस एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो कंपनी स्टार्ट करवाना एक लीगल प्रोसीजर है, कंपनी को बंद करना भी क्या है, लीगल प्रोसीजर है। नंबर ऑफ मेंबर्स पार्टनरशिप में कितने होते हैं, सेक्शन 464 क्या कहते हैं, 100। जो कंपनी रूल्स है, मिसलेनियस रूल्स, उन्होंने इस लिमिट को कहां तक रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है बेटा, 50 तक। और कंपनी में कितने हो सकते हैं, प्राइवेट में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, और पब्लिक में मिनिमम 7। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ओपीसी में एक ही होता है। ओपीसी में कितना होता है, ओपीसी मीन्स 1 पर्सन कंपनी में कितना होता है बेटा, एक ही होती है।
पार्टनरशिप कब तक चलेगी? जब तक पार्टनर है। मतलब अगर पार्टनर मर गया, रिटायर हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। लेकिन कंपनी कब तक चलेगी? जब तक उसका वाइंड अप नहीं करवाया जाएगा तब तक कंपनी चलती रहेगी। कंपनी का होता है बेटा क्या? परपेचुअल सक्सेशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है पार्टनरशिप वर्सेस क्लब। हाँ जी आओ। पार्टनरशिप वर्सेस क्लब। पहले बताओ कौन से क्लब की बात कर रहे हैं हम लोग? टिकाने वाले हैं। कौन से क्लब की बात कर रहे हैं? स्पोर्ट्स क्लब। स्पोर्ट्स क्लब क्या होता है? क्लब में क्या होता है बेसिकली? जैसे मान लो मुझे, मैंने और प्रशांत सर ने मिलके एक क्लब खोल लिया, जिम क्लब। मैंने 10,000 लगा दिए, प्रशांत 10,000 लगा दिए, 20,000 रुपए का जिम का सामान लेके आ गए। अब मान लो हमने तो स्टार्ट कर दिया, अब मान लो दूसरे बच्चे भी बोलते हैं कि सर हमें भी ज्वाइन करना है, तो मेंबरशिप फीस दिए रखो, ज्वाइन करे रखो। तो वहां पर सब, वहां पर आपको मेंबरशिप फीस पे करनी है, एनुअल मेंबरशिप फीस या मंथली फीस। जितने महीने फीस दोगे उतने महीने आप वहां पर उसकी जो फैसिलिटीज है एंजॉय कर सकते हो। तो क्लब क्या होता है बेसिकली? क्लब का पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता। क्लब का पर्पस क्या होता है? कोई सोशल बेनिफिट होता है, चाहे हेल्थ इंप्रूवमेंट हो, चाहे मेंबर्स का रिक्रिएशन हो। क्या हो? रिक्रिएशन। क्लब की बात करते हैं तो क्लब के जो जो क्लब को ज्वाइन करते हैं उनको हम बोलते हैं मेंबर। और वो मेंबर ऑफ ए क्लब इज नॉट द एजेंट ऑफ अदर मेंबर। लेकिन पार्टनरशिप में जितने भी लोग होते हैं वो एक दूसरे के एजेंट होते हैं। क्लब का पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, लेकिन पार्टनरशिप का पर्पस तो प्रॉफिट कमाना ही होता है। पार्टनरशिप में ऑल पार्टनर्स का वहां की प्रॉपर्टी में क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। लेकिन क्लब के मेंबर्स का वहां की प्रॉपर्टीज में, एसेट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। क्लब में अगर कोई मर जाए तो भी क्लब बंद नहीं होता है। लेकिन पार्टनरशिप में अगर एक पार्टनर की क्या हो जाए? डेथ हो जाए, रिटायर हो जाए, या क्या हो जाए? इंसॉल्वेंट, तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। क्या हो जाती है? पार्टनरशिप डिसॉल्व। अगला आता है नेक्स्ट टॉपिक, पार्टनरशिप वर्सेस एचयूएफ। एचयूएफ क्या है? ओल्डेस्ट वे टू कंडक्ट अ बिजनेस इन इंडिया। इंडिया में बिजनेस करने का सबसे जो पुराना तरीका है वो है एचयूएफ, फैमिली बिजनेस। क्या? फैमिली बिजनेस। तो एचयूएफ में क्या कहता है? द राइट इन द जॉइंट फैमिली इज क्रिएटेड बाय स्टेटस। मतलब कि आप एचयूएफ का मेंबर कब बनते हो? बाय बर्थ। कब बनते हो? बाय बर्थ। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर आपको पार्टनर बनना है तो क्या करना पड़ता है बेटा? एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट कैसे होता है? विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स होता है। लेकिन यहाँ पर किसी की कंसेंट नहीं चाहिए, पैदा हो गए, तुम उस एचयूएफ का क्या बन गए? मेंबर बन गए। ठीक है ना? पार्टनरशिप के अंदर कोई किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तो वो पार्टनरशिप क्या होती है बेटा? डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन एचयूएफ के अंदर कोई मेंबर मर जाए तो भी एचयूएफ आपकी चलती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैनेजमेंट, पार्टनरशिप का मैनेजमेंट कौन संभालते हैं? ऑल पार्टनर। सबके पास में राइट होता है वहां का मैनेजमेंट संभालने का। लेकिन जहां तक बात आती है एचयूएफ की, तो एचयूएफ का मैनेजमेंट संभालता है जो उस फैमिली का सबसे एल्डेस्ट होता है। उस एल्डेस्ट को बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। कर्ता ही सारे डिसीजन लेता है। किसके अंदर? एचयूएफ के अंदर। तो पार्टनरशिप में डिसीजन कौन लेते हैं? ऑल पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप में अगर किसी एक पार्टनर डिसीजन ले लिया तो बाकी पार्टनर्स को मानना पड़ेगा, वहां पर होता है बाइंडिंग। लेकिन एचयूएफ के डिसीजन कौन लेता है बेटा? कर्ता। और कर्ता के डिसीजन सबको मानने पड़ते हैं, बाकी मेंबर के डिसीजन आपको मानने की जरूरत नहीं होती है। पार्टनरशिप में ऑल पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। लेकिन एचयूएफ के अंदर कर्ता की होती है अनलिमिटेड और बाकी सबकी क्या होती है? लिमिटेड। क्लियर है? पार्टनर कैन ब्रिंग शूट अगेंस्ट द फर्म फॉर अकाउंट्स। अगर आप पार्टनर हो और अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं दिखा जाए तो आप फर्म में क्या कहता है? फॉर अकाउंट्स। अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? हिसाब किताब, बंटवारा। आप यहाँ पर बंटवारे की डिमांड कर सकते हो। लेकिन यहाँ क्या कहता है? ऑन सेपरेशन। सेपरेशन क्या होता है बेटा? एचयूएफ के अंदर क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट कैसे हो जाते हैं? जैसे मान लो एक एचयूएफ के अंदर एक कर्ता है, उसके 3 बेटे हैं। जैसे ही उन बेटों की शादी हो जाएगी उनके घर में बहुएं आ जाएगी। बहुओं का पहला काम क्या होता है बेटा? घर में जोड़ डालना। पहले लड़ाई करवाने का उनका मेन हॉबी होता है। जैसे ही घर में शादी होती, वाइफ आएगी ना, सबसे पहले क्या बोलेगी अपने हस्बैंड को? कब तक अपने बाप के टुकड़ों पे पलोगे? पापा को बोल दो हमें क्या कर दें, अलग कर दें। तो वो होता है सेपरेशन। क्या होता है? तो एचयूएफ के क्या हो जाते हैं बेटा? सेपरेशन हो जाते हैं। सेपरेशन का मतलब छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं।
ऑन द सेपरेशन, लेकिन एक बार सेपरेशन हो गया तो यू हैव नो राइट फॉर द अकाउंट्स ऑफ द फैमिली, देन आपका उस फैमिली के अकाउंट्स में हिसाब किताब पर, प्रॉफिट लॉस पर कोई भी टाइप का राइट नहीं होगा। पार्टनरशिप को चलाने के लिए पार्टनरशिप एक्ट है, और एचयूएफ को चलाने के लिए बेटा हिंदू लॉ है। पार्टनरशिप में माइनर को पार्टनर बनाया नहीं जा सकता, हाँ बेनिफिशियरी बना के लाया जा सकता है विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, लेकिन एचयूएफ में क्या माइनर मेंबर बन सकता है? एचयूएफ में मेंबर बनते हैं बाय बर्थ, और बाय बर्थ मेरे हिसाब से तो हर बंदा माइनर ही पैदा होता है, सही बोल रहा हूँ ना? बाय बर्थ तो हर बंदा क्या पैदा होता है बेटा? माइनर होता है, तो उसको किसी एग्रीमेंट पे साइन करने की जरूरत नहीं होती है, और ना ही उसको मेजोरिटी अटेन करने की वेट करना है। बाय बर्थ आप क्या बन गए हो? मेंबर बन गए हो, कोई एग्रीमेंट नो, कोई कंसेंट नो, मेजोरिटी का वेट करना है नो। बाय बर्थ मेंबर बन गए हो, लेकिन पार्टनर बनने के लिए आपको 18 साल होना जरूरी है। हाँ 18 साल से कम के व्यक्ति को फर्म में लाया जा सकता है विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ फर्म, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ फर्म। कंटिन्यूटी, फर्म कब तक कंटिन्यू रहेगी? जब तक पार्टनर है, मतलब पार्टनर मर गया, इंस्टॉलमेंट हो गया, तो फर्म क्या हो जाती है? डिसॉल्व। लेकिन एचयूएफ चलती रहेगी, चलती रहेगी कब तक? जब तक बेटों की शादी नहीं होगी, क्योंकि बेटों की शादी के बाद में क्या हो जाता है? बंटवारा। बंटवारा होते ही एचयूएफ क्या हो जाती है बेटा? डिवाइड हो जाती है, खत्म हो जाती है। नंबर ऑफ मेंबर बताओ, पार्टनरशिप में कितने मेंबर होते हैं? वैसे बात करें तो 50। एचयूएफ में कोई मेंबर्स की लिमिट नहीं है, करता उसकी मर्जी, वो चाहे 10 हो तो 10 होंगे, 20 हो तो 20 होंगे, समझ गए ना? तो अंकल और आंटी की मर्जी पे चलता है, वहां पर लिमिट कोई नहीं है, अंकल और आंटी की इच्छा के ऊपर है कि वो कितने एचयूएफ के अंदर मेंबर लाना चाहते हैं। जितने मेंबर लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं, अंकल और आंटी की इच्छा पर डिपेंड करता है। शेयर इन बिजनेस, पार्टनरशिप में अगर आप पार्टनर बनते हो तो आपको बोला जाएगा कि तुम्हारा पीएसआर कितना होगा? 10%, 20%, मतलब फिक्स होता है। एचयूएफ में क्या होता है? मान लो 3 मेंबर है तो 33, 33, 33, 4 है तो 25, 25, 25, अंकल आंटी ने बोला एक और तो 20, 20, 20, अंकल ने आंटी ने कहा एक और तो 16.66, 16.66, समझ गए ना? तो वहां पर आपका जो हिस्सा है वो नंबर ऑफ मेंबर के बढ़ जाने पर कम हो जाएगा, मेंबर की डेथ हो गई तो बाकी का हिस्सा बढ़ जाएगा। गॉट द पॉइंट? नेक्स्ट टॉपिक आता है पार्टनरशिप और को ओनरशिप। पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप। देखो को ओनरशिप क्या होती है? तुमने एक लैंड परचेज कर ली मिलके, तुमने कहा कि देख भाई इतनी प्रॉपर्टी मेरी, इतनी प्रॉपर्टी मेरी। ए और बी ने मिलके क्या कर लिया? एक लैंड परचेज कर ली जिसमें आधी ए की है और आधी बी की है, तो ये को ओनरशिप है। इस को ओनरशिप में अगर बी जब चाहे अपने हिस्से की लैंड क्या कर सकता है? बेच सकता है, उसको उसके लिए ए का कंसेंट नहीं चाहिए, और ए चाहे तो अपना हिस्सा बेच सकता है, उसको उसके लिए बी की कंसेंट नहीं चाहिए, उसको हम बोलते हैं को ओनरशिप। तो को ओनरशिप क्या कहते हैं बेटा? को ओनरशिप कैसे क्रिएट होती है? बाय एग्रीमेंट। लेकिन एक बात बताइए, इस बिल्डिंग के मालिक थे मिस्टर एक्स, जिसके 2 बेटे थे। बताओ मिस्टर एक्स की डेथ हो जाएगी तो क्या होगा? इनके जो दोनों बेटे हैं वो इस बिजनेस के क्या बन जाएंगे? सॉरी बिजनेस नहीं, इस लैंड के क्या बन जाएंगे? को ओनर। तो को ओनरशिप क्रिएट होती है बाय एग्रीमेंट से होती है और बाय इनहेरिटेंस से होती है। किससे होती है बेटा? इनहेरिटेंस। लेकिन पार्टनरशिप क्रिएट होती है बेटा कैसे? कॉन्ट्रैक्ट से। कौन से? कॉन्ट्रैक्ट से। कॉन्ट्रैक्ट कौन सा वाला? एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, दोनों हो सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप में दोनों पार्टनर एक दूसरे के क्या होते हैं? एजेंट होते हैं। लेकिन को ओनरशिप में जितने भी मेंबर होते हैं वो एक दूसरे के एजेंट नहीं होते हैं। पार्टनरशिप करने का मेन इंटेंशन था क्या? प्रॉफिट लॉस कमाना। यहाँ पर इंटेंशन प्रॉफिट लॉस कमाना नहीं है, यहाँ इंटेंशन किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करना है इन को ओनरशिप। लेकिन क्या पार्टनरशिप में मैं अपना हिस्सा किसी आउटसाइडर को बेच सकता हूँ? नहीं। लेकिन को ओनरशिप के अंदर मैं अपना हिस्सा किसी आउटसाइडर को बेच सकता हूँ, 100% बेच सकते हो। उसके लिए आपको किसी भी अदर पार्टनर की कंसेंट की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन पार्टनरशिप में अगर आपको अपना हिस्सा बेचना है तो विद कंसेंट के बाद में ही क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा तुम्हारा कौन सा? पार्टनरशिप वर्सेस एसोसिएशन। क्या होते हैं एसोसिएशन? जैसे कि आपने सुना हो बिजनेस एसोसिएशन, ट्रेड एसोसिएशन। ये क्या होते हैं ट्रेड एसोसिएशन? ट्रेड एसोसिएशन वाले क्या करते हैं? मिलके जहां वो बिजनेस कर रहे हैं उस जगह पे बना लेंगे एसोसिएशन। उससे क्या फायदा होता है? वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को सपोर्ट। जैसे कि आपने तारक मेहता देखा है, उनकी कॉलोनी का नाम क्या है?
गोकुल धाम सोसाइटी। और बीडे क्या है वहां का एकमेव सचिव। किस चीज का सचिव है वो? वहां की एसोसिएशन का। वो हाउसिंग सोसाइटी है, सोसाइटी का क्या होता है? एसोसिएशन। उसका पर्पस बिजनेस करना नहीं है, प्रॉफिट कमाना नहीं है। वो जो सोसाइटी का प्रॉपर केयर रखना है। क्या है रखना है? केयर। तो ट्रेड एसोसिएशन बनते हैं ट्रेड का केयर करने के लिए, हाउसिंग एसोसिएशन बनते हैं उस सोसाइटी का केयर रखने के लिए। वहां पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। ये सोशल कॉज के लिए बनते हैं, इनमें प्रॉफिट कमाना पर्पस नहीं होता है। मेंबर ऑफ चैरिटेबल सोसाइटी, रिलीजियस सोसाइटी, इंप्रूवमेंट स्कीम, बिल्डिंग कॉर्पोरेशन, म्यूचुअल इंश्योरेंस, ट्रेड प्रोटेक्शन एसोसिएशन, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं बेटा? एसोसिएशन कैटेगरी में आते हैं। लेकिन पार्टनरशिप आपको पता है, यहाँ पर तो म्यूचुअल एजेंसी होती है, प्रॉफिट कमाना उनका क्या होता है? इंटेंशन होता है, यहाँ पर बिजनेस करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है तुम्हारे पास में कौन सा? काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप में फर्स्ट आता है बेटा कौन सा? पार्टनरशिप एट विल। एट विल का मतलब, और एक होता है फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। कौन सी वाली? एक होती है फिक्स पीरियड और एक होती है कौन सी? एट विल। डिफरेंस क्या है समझना। मैंने कहा कि चलो मिलके बिजनेस करते हैं 10 साल के लिए, तो ये पार्टनरशिप 10 साल के लिए है, उसको बोलते हैं फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। और जैसे ही 10 साल पूरे हो जाएंगे, पहला आप उसको डिसॉल्व कर सकते हो, दूसरा आप चाहो तो कंटिन्यू भी रख सकते हो। अगर कंटिन्यू रखोगे तो वो बाय डिफॉल्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एट विल में। और पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है जिसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता है। हमने कोई साल 2 साल 5 साल के लिए स्टार्ट नहीं की है, हमने कहा है कि मिलके बिजनेस करते हैं, तो कब तक कोई भी टाइम पीरियड डिसाइडेड नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, एट विल वाली पार्टनरशिप के अंदर कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट लेना चाहे तो बाकी पार्टनर्स को नोटिस देके, क्या करके? नोटिस देके रिटायर हो सकता है। लेकिन फिक्स पीरियड पार्टनरशिप में जब तक वो टाइम पीरियड खत्म नहीं हुआ है, तब तक उस दौरान अगर किसी पार्टनर को रिटायरमेंट लेना हो तो उसको विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर ही रिटायर ले सकता है। मतलब कि एट विल के अंदर टाइम फिक्स है, उस फिक्स टाइम जब तक पूरा नहीं होता है वहां पर रिटायरमेंट लेना हो तो विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। और एट विल वाली पार्टनरशिप में किसी के कंसेंट की आपको आवश्यकता नहीं होती है, जब चाहो आप रिटायरमेंट ले सकते हो। फिक्स पीरियड पार्टनरशिप को अगर बंद करना है उस टाइम के एक्सपायर होने से पहले विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। लेकिन एट विल वाली पार्टनरशिप में एक भी पार्टनर नोटिस देके फर्म को डिसॉल्व करवा सकता है। क्लियर? एक आता है टॉपिक है काइंड ऑफ पार्टनरशिप। ये जो दे रखा है वो किसके हिसाब से था? ड्यूरेशन के हिसाब से। और ये दे रखा है एक्सटेंट के हिसाब से। किसके हिसाब से? ये जो पोर्शन है एक्सटेंट वाला, बस वो हम यहीं पढ़ेंगे और यहीं खत्म हो जाएगा, आगे कहीं काम नहीं आएगा। एक्सटेंट के हिसाब से मैं 10 बिजनेस करता हूँ और मैं तुम्हें बोलता हूँ कि तुम मेरे एक पर्टिकुलर बिजनेस में क्या बन जाओ? पार्टनर। तो ये कहलाती है तुम्हारी कौन सी पार्टनरशिप? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और मैं तुम्हें बोलता हूँ कि आओ तुम मेरे पार्टनर बन जाओ, जो चल रहा है सब में और जो फ्यूचर में स्टार्ट होगा सब में, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? जनरल पार्टनरशिप। गॉट द पॉइंट? नेक्स्ट टॉपिक आता है तुम्हारा कौन सा? पार्टनरशिप डीड। बताइए बेटा पार्टनरशिप डीड क्या होती है? अगर पार्टनर्स मिलके रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? डीड। बताइए रिटर्न एग्रीमेंट किस पे होता है बेटा? आपको कोर्ट से लेके आना पड़ता है बेटा, स्टैम्प पेपर। क्या लेके आना पड़ता है? स्टैम्प पेपर कितने का? देखो राजस्थान में लेके आते हो तो 2000 का, अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, लेकिन ये सारी बातें लिखी गई है स्टैम्प एक्ट में कि कितने रुपए का स्टैम्प पेपर लगेगा। स्टैम्प एक्ट में लिखा गया है। और इस डीड का फॉर्मेट क्या होगा वो सब कहाँ लिखा गया है? स्टैम्प एक्ट में। कहाँ लिखा गया है? स्टैम्प एक्ट में। लेकिन डीड में नॉर्मल कौन कौन सी चीजें कवर होती है? पहला, नेम ऑफ ऑल पार्टनर, बिजनेस का नेचर और बिजनेस का प्रिंसिपल प्लेस, किस दिन आपने पार्टनरशिप स्टार्ट की है, किस किस दिन हर पार्टनर ने उसको क्या किया है? ज्वाइन किया है। पार्टनरशिप का ड्यूरेशन क्या है? पार्टनर्स की कैपिटल क्या है? उनका पीएसआर क्या रहेगा? पार्टनर्स के एडमिशन और रिटायरमेंट का रूल क्या रहेगा? कैपिटल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? ड्रॉइंग पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? अगर फर्म डिजॉल्व होती है तो बुक्स ऑफ अकाउंट सेटल कैसे होंगे? जो पार्टनर्स है उनको सैलरी या कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा तो कितना मिलेगा? और अगर पार्टनर कोई भी ऐसा है जो बिजनेस में गद्दारी करता है, फ्रॉड करता है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी करता है, तो क्या उसको फर्म से निकाला, एक्सपल्सन निकाला जा सकता है या नहीं जा सकता? ये सारी टर्म्स कहाँ लिखी होती है? पार्टनरशिप डीड में।
नेक्स्ट टॉपिक आता है तुम्हारा कौन सा, टाइप्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर्स के टाइप्स, पहला आता है एक्टिव पार्टनर। बेसिकली ऑल पार्टनर्स आर एक्टिव पार्टनर। बेसिकली ऑल पार्टनर्स आर एक्टिव पार्टनर। उनको स्लीपिंग बनाया जा सकता है, डोरमेंट स्लीपिंग बनाया जा सकता है डीड में लिख के। बेसिकली ऑल पार्टनर्स आर एक्टिव पार्टनर, उनको डीड में लिख के स्लीपिंग पार्टनर बनाया जा सकता है। एक्टिव पार्टनर वो होते हैं जिनके पास में बिजनेस के डिसीजन लेने का राइट होता है। स्लीपिंग पार्टनर वो होते हैं जिनके पास बिजनेस के डिसीजन का राइट नहीं होता है। स्लीपिंग पार्टनर कैसे बनाया जा सकता है, डीड में लिख के, अदरवाइज सब पार्टनर क्या है, एक्टिव ही माने जाएंगे। अब अंतर सुन लो क्या है। एक्टिव पार्टनर अगर रिटायरमेंट लेता है तो उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। स्लीपिंग पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो उसको पब्लिक नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होती, बस यही अंतर है। बाकी दोनों की ड्यूटीज राइट सब क्या होते हैं, सेम होते हैं। हाँ, डीड में लिख के आप इनके ड्यूटी राइट बदल सकते हो, लेकिन जनरली इनके राइट एंड ड्यूटीज क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो पहला आता है तुम्हारा कौन सा, तुम्हारा एक्टिव पार्टनर, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस में। स्लीपिंग पार्टनर वो होता है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा गया है। कहाँ लिखा गया है बेटा, एग्रीमेंट में। नॉमिनल पार्टनर क्या होता है, अगर मैं तुम्हें बोलता हूं कि तुम मेरा फर्म में नाम यूज कर लो, तुम मेरा फर्म में नाम यूज कर लो, ना मैं कैपिटल लगाऊंगा ना मुझे प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, बस मैं तुम्हें अपना नाम यूज करने के लिए दे रहा हूँ। बकायदा तुम मेरा नाम यूज करोगे, डीड में भी लिख सकते हो, बट मेरा प्रॉफिट में शेयर नहीं होगा, मेरा लॉस में शेयर नहीं होगा, मेरी कैपिटल नहीं होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं होगी, सैलरी वैलरी मुझे कुछ नहीं मिलना। लेकिन ध्यान रखना, नॉमिनल पार्टनर बिजनेस को अपना नाम दे रहा है यूज करने के लिए। फॉर दैट ही कैन चार्ज गुडविल, फॉर दैट ही कैन चार्ज गुडविल, बट चाहे गुडविल चार्ज करो चाहे मत चार्ज करो, उस नॉमिनल पार्टनर की जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। क्या होगी, अनलिमिटेड। नॉमिनल क्या आता है, प्रॉफिट ओनली। ये वो पार्टनर होता है इसको फर्म में रखा गया है फॉर प्रॉफिट ओनली। ध्यान रखना, अगर फर्म में 10 पार्टनर हैं तो 9 पार्टनर प्रॉफिट ओनली हो सकते हैं, बट एक पार्टनर को तो आपको लाइबिलिटी क्या करनी पड़ेगी, अनलिमिटेड करनी ही पड़ेगी। तो आपका जो पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली का मतलब वो हो गया जो लॉसेस के लिए लाइबल माना नहीं जाएगा, इसका हिस्सा केवल किस में होगा, प्रॉफिट में होगा। बस समझा कि ना। और बेसिकली इस पार्टनरशिप को हम बोलते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं, लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं कह रहा हूँ, लिमिटेड पार्टनरशिप कह रहा हूँ। लिमिटेड पार्टनरशिप वो होती है जिसमें आपके एक या एक से ज्यादा लोग फॉर प्रॉफिट ओनली हो सकते हैं। किसके लिए हो सकते हैं, फॉर प्रॉफिट ओनली। लेकिन ध्यान रखना, मिनिमम एक बंदा तो ऐसा चाहिए जिसकी लाइबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। इनकमिंग पार्टनर का मतलब वो बंदा जिसका फर्म में एडमिशन हो रहा है। किसी भी पार्टनर का फर्म में एडमिशन होता है विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर होता है, और जिस दिन उसका एडमिशन हुआ है उसके बाद से अगर फर्म ने लोन लिया है, जिस दिन आपका एडमिशन हुआ है उसके बाद से अगर फर्म ने लोन लिया है या फर्म ने क्रेडिट पर गुड्स परचेज किए हैं तो उसके लिए आपकी लाइबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। गॉट द पॉइंट। आउटगोइंग पार्टनर का मतलब जो फर्म से जा रहा है, कैसे जा रहा है बेटा, रिटायरमेंट लेके। क्या लेके जा रहा है, रिटायरमेंट लेके जा रहा है। लेकिन ध्यान रखना, अगर रिटायरमेंट लेके जा रहा है और एक्टिव पार्टनर था, पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। रिटायरमेंट लेके जा रहा है, स्लीपिंग पार्टनर था, तो पब्लिक नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होगी। और एक होता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। मैं पार्टनर नहीं हूं, ए बी पार्टनर है। कौन है, मिस्टर जेड इनका मैनेजर है। लेकिन मिस्टर जेड ए और बी के सामने, किसी भी क्रेडिटर के सामने, मतलब कि क्रेडिटर सामने खड़ा है और ए बी भी पास में खड़े हैं, और मिस्टर जेड उनको क्या बोलता है कि भाई साहब भरोसा रखो यार, मैं हूं ना, मैं फर्म में क्या हूं, पार्टनर हूं। जबकि है वो क्या, लेकिन ये अपने आप को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्टनर। या ए और बी ने किसी भी क्रेडिटर को, सप्लायर को बोल दिया कि मिस्टर जेड कौन है, पार्टनर है, और वो मना नहीं करता है, जेड ऑब्जेक्ट नहीं करता है, आपत्ति नहीं जताता है, तो इस मिस्टर जेड को पार्टनर मान लिया जाएगा। तो जेड पार्टनर कब माना जाएगा, जब इन फ्रंट ऑफ ए एंड बी वो अपने आप को पार्टनर रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब ए और बी मिस्टर जेड को एज ए पार्टनर क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मिस्टर जेड ऑब्जेक्ट आपत्ति नहीं जताता है, तो मिस्टर जेड को भी पार्टनर मान लिया जाएगा। इसको हम बोलते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। क्या बोलते हैं, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। यहाँ पर बेटा तुम्हारा यूनिट नंबर 1 होता है खत्म, 31वां। हाँ जी बच्चों, पार्टनरशिप एक्ट के यूनिट नंबर 2 के रिवीजन पर।
यूनिट नंबर 2 स्टार्ट होता है कहाँ से? जनरल ड्यूटी ऑफ पार्टनर। अगर मैं किसी फर्म का पार्टनर बनता हूँ तो मेरी वहां पर कुछ क्या होती है? जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटीज वो होती है चाहे डीड में लिखी हो चाहे ना लिखी हो। ये वो कॉमन ड्यूटीज है जो आपको पूरी करनी पड़ेगी। क्या कॉमन ड्यूटीज होती है? जिसमें फर्स्ट आता है ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज का मतलब जो भी मैं काम करूंगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ फर्म करूंगा। किसके लिए करूंगा? फर्म के लिए। बताइए, अगर मैं कोई पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर के तौर पे ज्वाइन करता हूं, वहां पर जब भी मैं कोई काम करूंगा मैं उसमें अपना बेनिफिट देखूंगा या फर्म का? मैं फर्म का बेनिफिट देखूंगा। दूसरा, अगर मैं फर्म का पार्टनर हूं और अच्छा मैं पार्टनर हूं तो मैं कोई ना कोई काम संभालूंगा ना, चाहे वो सेल्स हो चाहे वो परचेज हो चाहे वो मार्केटिंग हो। तो परचेज कर रहा हूँ चाहे सेल्स कर रहा हूँ, उसकी सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास में है ना। तो मेरी ड्यूटी बनती है कि बाकी पार्टनर्स को, और या कोई पार्टनर मर गया तो उसके लीगल हेयर को बिजनेस की जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास में है मैं उनको फुल इंफॉर्मेशन क्या कर दूं? रेंडर कर दूं। और थर्ड कहता है कि पार्टनर को जितनी भी अपनी ड्यूटीज है वो अटमोस्ट गुड फेथ, मतलब बोनाफाइड, आपको जितनी भी आपकी ड्यूटीज है वो अटमोस्ट गुड फेथ के हिसाब से क्या करनी है? परफॉर्म करनी है। कहने का मतलब, बताइए, अगर मैं कोई भी काम ईमानदारी से करता हूँ और फर्म को लॉस हो गया तो सबका है, प्रॉफिट हो गया तो भी सबका है, लेकिन अगर मैं जानबूझकर फर्म को नुकसान करवा दूँ तो क्या ये गुड फेथ है? नहीं ना। इन दैट केस जितना मैं लॉस फर्म को जानबूझकर करवाऊंगा, जानबूझकर करवाने वाले काम को हम बोलते हैं फ्रॉड। क्या बोलते हैं? या तो बोलते हैं हम क्या? फ्रॉड। या बोलते हैं विलफुल नेग्लेक्ट। क्या बोलते हैं? या बोलते हैं विलफुल। अगर मैं ऐसा करता हूं तो फिर क्या होगा? फर्म उसकी रिकवरी मेरे से करेगी। तो सेक्शन 9 कहता है कि आपको गुड फेथ में काम करना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में काम करना पड़ेगा और फुल इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं जानबूझकर कोई फ्रॉड करता हूं या विलफुल नेग्लेक्ट करता हूं तो फर्म उसकी रिकवरी मेरे से करेगी नहीं करेगी? वो लिखा गया है कहाँ? सेक्शन नंबर 10 में। सेक्शन 11 क्या कहता है कि पार्टनर्स के राइट एंड ड्यूटीज क्या होंगे? ये कहता है कि पार्टनर्स के राइट एंड ड्यूटीज आपके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होंगे। जो आपने डीड में लिख दिए पार्टनर के राइट एंड ड्यूटीज वही होंगे। तो पार्टनर के राइट एंड ड्यूटीज क्या होंगे? जो पार्टनर्स के डीड में लिखे जाएंगे। लेकिन एक बार अगर आपने डीड बना दी, उस डीड को बाद में चेंज कर सकते हो विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। डीड को भी बदला जा सकता है। गॉट द पॉइंट? लेकिन अगर मैं फर्म में पार्टनर बनाऊं और पार्टनर मुझे बोलते हैं कि मनीष भाई, अगर तू हमारी फर्म में पार्टनर बन रहा है तो आज के बाद इसी फर्म के लिए क्या करेगा? काम करेगा। कोई दूसरा बिजनेस किसी और फर्म के साथ काम नहीं करेगा। मैंने साइन कर दिए। तो क्या ये रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा गया था ना कि किसी को बिजनेस करने से रोकना क्या है? रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। तो क्या इसे रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। तो पार्टनरशिप में अगर आप किसी पार्टनर को बोलते हो कि तुझे केवल हमारे बिजनेस के लिए क्या करना है? काम करना है, तो उसको सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो लिखा गया था रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड माना नहीं जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या चीज? कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। क्या दे रखा है? पहला, एवरी पार्टनर हैज ए राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। मतलब जितने भी पार्टनर होते हैं वो सब क्या माने जाएंगे? एक्टिव माने जाएंगे। लेकिन सर आपने कहा था ना डीड में लिख के स्लिपिंग बना सकते हो, तो ऊपर क्या लिखा गया है? सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि ये जो सारे पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं ये जनरल रूल है। इनके कॉन्ट्राडिक्ट आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, सॉरी, इनके कॉन्ट्राडिक्ट अगर आपको डीड में कुछ लिखना है तो लिख सकते हो। लेकिन जनरली हर पार्टनर के पास में मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट है या नहीं है? है। लेकिन अगर किसी को जानबूझकर वो राइट उससे छीनोगे तो वो क्या तुम्हारे अगेंस्ट कोर्ट में जाएगा? नहीं जाएगा? जा सकता है। लेकिन स्लीपिंग पार्टनर बना रखा है तो उसके पास में राइट होगा या नहीं होगा? तब ये राइट उसके पास माना नहीं जाएगा। दूसरा, जितने भी पार्टनर होते हैं उनकी अपनी अपनी बिजनेस में क्या होती है? ड्यूटीज होती है। क्या होती है? ड्यूटीज। वो ड्यूटीज आपको कैसे परफॉर्म करनी है बेटा? डेलीजेंटली। डेलीजेंटली का मतलब सोच समझ के, विवेक से। विवेक का मतलब क्या होता है कि देखो, फर्म में अगर 200 रुपये खर्चा होता है ना और 4 पार्टनर है तो मेरा हिस्सा कितना होता है? 50। लेकिन अगर सोल प्रोप्राइटरशिप होता है तो 200 मेरा होता ना। तो सोल प्रोप्राइटर में तो इंसान सोच समझ के काम करता है क्योंकि उसको पता है कि लॉस हो गया तो सारा इफेक्ट आप पे आएगा। लेकिन पार्टनरशिप में कई बार हम क्या हो जाते हैं? लापरवाह।
और एक्ट क्या कहता है, आपको डिलीजेंटली केयरफुली अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर अनजाने में तुमसे गलती हो गई तो वो लॉस फर्म का होगा, लेकिन तुम जानबूझ के फर्म को लॉस करवाओगे तो सेक्शन 10 क्या कह रहा था, आपसे रिकवर कर लिया। क्लियर है? अब मुझे बताइए बिजनेस के डिसीजन कैसे लिए जाएंगे, 5 पार्टनर है, बताइए डिसीजन कैसे लिए जाएंगे, मेजॉरिटी कैसे लिए जाएंगे, मेजॉरिटी। लेकिन एक बात बताओ, अगर उनमें से किसी एक पार्टनर ने डिसीजन ले लिया तो फिर बात अलग है, वो तो फिर मानना ही पड़ेगा, बाइंडिंग हो जाता है, क्या हो जाता है। लेकिन जनरली हम कह रहे हैं कि डिसीजन लेने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, ऑल पार्टनर से कंसल्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ऑल पार्टनर से कंसल्ट। पूछो सबको, लेकिन किया क्या जाएगा, अकॉर्डिंग टू द मेजोरिटी। तो हम क्या कहते हैं, बिजनेस में कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको हर पार्टनर से उसका ओपिनियन लेना पड़ेगा डिसीजन लेने से पहले। लेकिन पूछा सबको जाएगा, किया किसके हिसाब से जाएगा, मेजोरिटी के हिसाब से। लेकिन ध्यान रखना, किसी भी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो पहली बात, रिटायरमेंट किसी भी पार्टनर का है तो ये बिजनेस का डिसीजन नहीं है, ये उस पार्टनर का पर्सनल डिसीजन है। समझ गए बात? लेकिन रिटायरमेंट होता है आपका फिक्स पीरियड पार्टनरशिप में तो विद कंसेंट ऑफ ऑल, ना कि मेजोरिटी। किसी भी पार्टनर का अगर फर्म में अगर अपॉइंटमेंट होता है तो यहाँ पर मेजोरिटी है विद कंसेंट ऑफ ऑल, विद कंसेंट ऑफ ऑल। अच्छा मान लो डीड को चेंज करना हो तो विद कंसेंट ऑफ ऑल। अगर बिजनेस का नेचर ही बदलना हो तो, बिजनेस का नेचर क्या करना हो, चेंज करना हो तो विद कंसेंट ऑफ ऑल। जनरली हम क्या कहते हैं, मेजोरिटी। लेकिन अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है फिक्स पीरियड वाली में तो विद कंसेंट ऑफ ऑल। पार्टनरशिप डीड को बदलना हो तो विद कंसेंट ऑल ऑफ ऑल। बिजनेस का नेचर बदलना हो तो विद कंसेंट ऑफ ऑल। और किसी नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर होगा। अच्छा, जितने भी पार्टनर होते हैं क्या उनके पास में बुक्स ऑफ अकाउंट देखने का राइट होता है, नहीं होता है? यस, आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट देखने का राइट है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसकी कॉपी करवा सकते हो, लेकिन बोनाफाइड पर्पस में। बोनाफाइड का मतलब ये नहीं है कि तुम बिजनेस की इंफॉर्मेशन कॉपी करवा के कंप्यूटर को बेचने वाले हो, नहीं। अगर आपका इंटेंशन बोनाफाइड है तो बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप ले भी सकते हो, इंस्पेक्ट भी कर सकते हो और उसको कॉपी भी करवा सकते हो, अगर बोनाफाइड हो तो। क्या हो बेटा, बोनाफाइड हो। क्लियर है? लेकिन ये राइट किसके पास में है बेटा, पार्टनर के पास में है। लेकिन किसी पार्टनर की डेथ हो गई, उसके बेटे ने बोला कि अंकल पापा के कितने रुपए लगे हुए थे, मैंने कहा बेटा 2 लाख। नहीं, पापा तो कहते थे कि 20 लाख लगे हैं, मैंने कहा बेटा 2 लाख। उसने कहा बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करवाओ, तो क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेगा? लेकिन यहाँ तो लिखा है ना, एवरी पार्टनर ही चेक करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अगर किसी पार्टनर की क्या हो जाए, डेथ हो जाए, तो उसका जो एलआर होता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, या जो लीगल हेयर होता है, उसके पास में भी बुक्स ऑफ अकाउंट देखने का राइट होगा या नहीं होगा? होगा। गॉट द पॉइंट? नीचे क्या किया गया है, वापस इन्हीं पॉइंट्स को दोबारा से समझाया गया। नेक्स्ट टॉपिक, सेक्शन 13, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो जनरल लॉ है। आप डीड में कुछ इसके अगेंस्ट कॉन्ट्राडिक्ट भी लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, आपको सैलरी वैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन डीड में लिखा हो तो मिल जाएगी। तो सैलरी कब मिलती है बेटा, बोलो? डीड में लिखा हो। लेकिन कई बार ध्यान रखना, डीड में लिखा हुआ नहीं होता है बट बिजनेस का ट्रेंड होता है। क्या होता है? ट्रेंड होता है। डीड में नहीं लिखा होता है बट बिजनेस का क्या होता है, ट्रेंड होता है, तो भी आपके पास सैलरी का राइट है। तो सैलरी का राइट कब होता है, डीड में हो या बिजनेस का ट्रेंड हो। सेकंड नंबर, प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा, इक्वली। लॉस कैसे बांटे जाएंगे, इक्वली। लेकिन डीड में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट का रेशियो 3 और 2 होगा और लॉस का रेशियो 4 और 1 होगा, तो फिर वो होगा जो डीड में लिखा गया। लेकिन जनरली प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वल ही बांटा जाता है। तीसरा पॉइंट, क्या पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? मिलेगा, अगर डीड में लिखा हो या बिजनेस का ट्रेंड हो। पार्टनर्स को क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? मिलेगा, अगर डीड में लिखा हो या बिजनेस का ट्रेंड हो। लेकिन ध्यान रखना, मिलेगा तभी अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो। लॉस के केस में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है। क्लियर? अच्छा मान लेते हैं कि आप पार्टनर हो, आपने फर्म के अंदर कैपिटल लगा रखी है, फर्म को पैसे की आवश्यकता थी तो आपने एक्स्ट्रा पैसा फर्म को और दे दिया एज ए लोन, तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं मिलेगा? मिलेगा। कितना मिलेगा बेटा, 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप डीड में 12 लिख दोगे तो
12, जीरो लिख दोगे तो जीरो, समझ गए। अच्छा, तुम फर्म के पार्टनर हो। कई बार क्या होता है कि बाकी पार्टनर फर्म में होते नहीं है, हम बैठे होते हैं, और फर्म के अंदर कुछ इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है। क्या क्रिएट हो जाती है बेटा? इमरजेंसी, जिसमें इमीडिएटली मुझे कोई डिसीजन लेना पड़ता है, या इमीडिएटली मुझे एक बार अपनी पॉकेट से पेमेंट देना पड़ता है। तो वो जो पैसा मैंने खर्च कर दिया, क्या वो वापस मैं फर्म से क्लेम कर सकता हूँ? तो क्या कहता है, फर्म सेल इंडेमनीफाई पार्टनर। अगर पार्टनर ने फर्म के लिए कोई लाइबिलिटी इनकर कर दी या कोई पेमेंट कर दिया, तो वो फर्म से क्लेम कर सकते हो, लेकिन शर्त क्या है? ऑर्डिनरी और प्रॉपर कंडक्ट ऑफ बिजनेस होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? ऑर्डिनरी एंड बिजनेस का प्रॉपर कंडक्ट। और दूसरा, जो भी डिसीजन आपने लिया है इमरजेंसी में, आपने ये मान के लिया है कि अगर ये मेरा सोल प्रोप्राइटर बिजनेस होता तो मैं क्या करता। अगर अपना खुद का बिजनेस बोनाफाइड हो तो ही पैसा आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सर मैंने जानबूझकर फर्म को नुकसान करवा दिया, तो फिर मुझे वो पैसा फर्म को कंपनसेट करना पड़ेगा। तो ये लिखा गया है कि अगर विलफुल नेग्लेक्ट करते हो तो पार्टनर क्या करेगा? फर्म को कंपनसेट करेगा। गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है तुम्हारा कौन सा? पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। नेक्स्ट टॉपिक आता है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। देखो बेटा, पार्टनरशिप की 3 प्रॉपर्टी होती है। जब बिजनेस की शुरुआत होती है तो हर बंदा फर्म में क्या लेके आता है? कैपिटल। कैपिटल में आप क्या ला सकते हो? टेंजिबल एसेट्स या इनटेंजिबल एसेट्स, चाहे वो कैश हो, बिल्डिंग हो, आपका पेटेंट हो, ट्रेडमार्क हो। जो चीज आपने अब आपने कहाँ लगा दी? फर्म में लगा दी एज ए कैपिटल। जो भी एसेट, राइट, प्रॉपर्टी आपने क्या कर दिया? फर्म में लगा दिया एज ए कैपिटल। कैपिटल को बोलते हैं कॉमन स्टॉक। क्या बोलते हैं? कॉमन स्टॉक। तो जो भी चीज आपने कॉमन स्टॉक में एज ए कैपिटल लगा दी, तो वो आज के बाद किसकी प्रॉपर्टी है? फर्म की। दूसरा, अगर आपने फर्म के प्रॉफिट से कुछ भी एसेट खरीदे, फर्म के प्रॉफिट से कुछ भी एसेट खरीदे फॉर फर्म, तो वो सारे एसेट अब किसके माने जाएंगे बेटा? फर्म के माने जाएंगे। तो ऑल प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट, राइट जो खरीदे गए हैं बाय द फर्म और फॉर द फर्म फॉर द पर्पस एंड कोर्स ऑफ बिजनेस, तो आज के बाद वो किसके माने जाएंगे? फर्म के। और थर्ड नंबर क्या आता है? गुडविल। गुडविल भी किसकी मानी जाएगी? फर्म की। एक बात बताओ, एक बंदा 10 साल से मेहनत कर रहा है, बिजनेस चला रहा है, उसने मुझे पार्टनर बना लिया। जैसे ही मैं पार्टनर बना, तो वहां की जो प्रॉपर्टी है उस पर मेरा राइट आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अगर मैं वहां का पार्टनर बन रहा हूँ 1/4 के लिए, किसके लिए? 1/4 के लिए, तो वहां की सारे एसेट्स में मेरा हिस्सा आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, नॉर्मली आ जाएगा। लेकिन अगर डीड में लिखा हुआ हो, क्या लिखा हो? डीड में लिखा हुआ हो कि प्रॉपर्टी पर राइट केवल ओल्ड पार्टनर का होगा, तो फिर डीड के हिसाब से या लॉ के हिसाब से? डीड के हिसाब से। और गुडविल का मतलब क्या होता है? गुडविल का मतलब क्या होता है समझना। गुडविल का मतलब क्या होता है कि आपने 10 लाख रुपए लगाए, इस 10 लाख रुपए पे जो नॉर्मल प्रॉफिट आता है वो कितना आता है? 8%। तो 10 लाख पे नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता है? 80,000। लेकिन आपने जो एक्चुअल में प्रॉफिट कमाया, वो कमाया 1,20,000। तो जो आपने सुपर प्रॉफिट क्या किया? जनरेट किया, दैट इज नोन एज गुडविल। चाहे तुम इसको नॉर्मल रेट से डिवाइड करके कैपिटलाइज निकाल लो, चाहे नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करके निकाल लो, लेकिन गुडविल बेसिकली क्या है? आपकी प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी, जो नॉर्मल से जितनी ज्यादा है वो आपकी गुडविल। देखो बेटा, गुडविल 2 प्रकार की होती है। मेरी भी गुडविल है, लोग मुझे बहुत जानते हैं, जहां जाता हूँ बच्चे प्रणाम करते हैं। लेकिन वो गुडविल जो है वो है नॉन मॉनेटरी गुडविल। कौन सी वाली है? नॉन मॉनेटरी। लेकिन बिजनेस की जो गुडविल होती है वो कौन सी वाली होती है? मॉनेटरी। और मॉनेटरी का मतलब आपके प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी। आपकी प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी वो नॉर्मल से जितनी ज्यादा होगी उसी को क्या माना जाएगा? गुडविल माना जाएगा। गॉट द पॉइंट? कि नॉर्मल से जितना ज्यादा प्रॉफिट आप कमा रहे हो वो आपकी गुडविल है। एक बात बताओ, एक बिजनेस 5 साल पुराना है, एक 40 साल पुराना है, ज्यादा गुडविल किसकी होगी? कोई फर्क नहीं पड़ता है 5 साल पुराना है या 40 साल पुराना है, हमें तो उसके प्रॉफिट निकालने हैं। जिसके प्रॉफिट पॉजिटिव है, नॉर्मल से ज्यादा है, उसकी गुडविल है। और जिसके प्रॉफिट है ही नहीं, लॉस में है, भले 40 साल पुराना हो, लेकिन लॉस में है, तो फिर उसकी गुडविल नहीं होगी। नॉन मॉनिटरी गुडविल हो सकती है, लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मॉनिटरी गुडविल की बात कर रहा हूँ। लेकिन एक बात बताइए, गुडविल पे किसका राइट होगा? फर्म। फर्म का मतलब ऑल पार्टनर्स का कलेक्टिव राइट होगा। लेकिन जब एक बात बताइए, फर्म जब डिसॉल्व होती है,
हम फर्म की उस गुडविल को क्या करते हैं, बेच देते हैं, तो वो पैसे पर राइट किसका होगा, ऑल पार्टनर्स का राइट माना जाएगा। क्या माना जाएगा, ऑल पार्टनर्स का राइट माना जाएगा जब आप गुडविल को क्या करते हो, बेच देते हो। अच्छा एक बात बताओ, ए प्लस बी प्लस सी ने अपने फर्म की जो गुडविल थी, मतलब फर्म का जो नाम था, वो आपने क्या कर दिया, सोल्ड टू मिस्टर एक्स। क्या मिस्टर एक्स अब इन तीनों पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि भैया आज के बाद तुम सेम बिजनेस नहीं करोगे? क्या मिस्टर एक्स इन तीनों पर कोई रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है? यस, मिस्टर एक्स कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन ए प्लस बी प्लस सी, बट ये रेस्ट्रिक्शन क्या होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, रीजनेबल। अब रीजनेबल का मतलब वो ये कह सकता है कि भैया इस जगह से 10 किलोमीटर की रेंज में आप ये बिजनेस नहीं करोगे। वो लिमिट लगा सकता है जियोग्राफिकल। कौन सी लिमिट, जियोग्राफिकल लिमिट लगा सकता है। वो लिमिट लगा सकता है किसके हिसाब से, एरिया के हिसाब से। वो लिमिट लगा सकता है किसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से, कि भैया अगले 6 महीने तक आप सेम बिजनेस नहीं करोगे। लेकिन ये रीजनेबल होनी जरूरी है। अगर रेस्ट्रिक्शन जो लगाई जा रही है अगर वो क्या है, अनरीजनेबल है, तो फिर वो रेस्ट्रिक्शंस वैलिड मानी नहीं जाएगी। लेकिन अगर जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है तो फिर वो वैलिड है। उस पर फिर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर रेस्ट्रिक्शन जो लगाई जा रही है वो क्या है, रीजनेबल है। रीजनेबल है तो रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन बेटा यूज। बताइए फर्म के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो किसकी होती है, ऑल पार्टनर की कलेक्टिव। तो वो उसको बिजनेस में यूज करेंगे या पर्सनल यूज करेंगे, बिजनेस। तो फर्म की जितनी प्रॉपर्टी होती है उसको कहाँ यूज किया जा सकता है, फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ही यूज किया जा सकता है। वो पर्सनल उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो इनको कहाँ यूज किया जाएगा, फॉर द पर्पज ऑफ फर्म, पर्सनल यूज आप नहीं कर सकते। गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर्स। पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर। एक बात समझना, ए प्लस बी प्लस सी पार्टनर है। कौन है, पार्टनर। आपने सी को बोला कि भाई मार्केट जा और वहां से क्या लेके आ, गुड्स। समझ गए। अब हुआ ये कि इसने गुड्स खरीदे कितने में, 50,000 में, और इसने बिल बनवाया कितने का, 70,000 का। बताइए इसने कितना पर्सनल प्रॉफिट कमा लिया, 20,000 का। क्या ये पर्सनल प्रॉफिट इसका है या इसको फर्म को कंपनसेट करना पड़ेगा? फर्म को पता लगा तो, या कंपनसेट करना पड़ेगा? लॉ में हम ये नहीं कहते पता लगा तो, हम तो क्या कहते हैं, यू हैव टू कंपनसेट। जो आपने पर्सनल प्रॉफिट कमाया है वो गलत कमाया है। अच्छा एक कस्टमर हमारे पास में आ गया, तो मैंने कस्टमर को माल तो बेचा 70,000 में और फर्म को कितना बताया, 50,000। तो मैंने कितना पर्सनल प्रॉफिट कमा लिया, 20,000 का। तो वो मैं अपने पास रखूंगा या फर्म को रीपे करूंगा? तो लॉ क्या कहता है, अगर कोई भी पार्टनर प्रॉफिट कमा रहा है पर्सनल, लेकिन कौन सा पर्सनल, फ्रॉम ट्रांजेक्शन ऑफ फर्म, फर्म के ट्रांजेक्शन से, या फर्म के एसेट्स को यूज करके, या फर्म के नाम को यूज करके। किसको यूज करके, फर्म के नाम को यूज करके। तो उसने जितना भी प्रॉफिट कमाया है वो आपको फर्म को लौटाना पड़ेगा। अच्छा ए बी सी जो बिजनेस करते हैं, मिस्टर ए है ना, सेम बिजनेस करता है, सेम बिजनेस करता है पर्सनल। बताइए 3 पार्टनर है ए बी सी, फर्म जो काम करती है, ए बी पर्सनल वो बिजनेस करता है। कर सकता है क्या, कर सकता है विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। लेकिन चुपके से कर रहे हो तो क्या कर रहे हो आप, फर्म के साथ धोखा ही कर रहे हो। तो अगर आप कोई पर्सनल बिजनेस कर रहे हो, सेम नेचर कौन सा वाला, फर्म के बिजनेस वाला, या फर्म के बिजनेस में ही क्या कर रहे हो आप, कंपीट कर रहे हो। वो भी कैसे कंपीट कर रहे हो, ऑल पार्टनर्स को बता के या बिना बताए? अच्छा देखो पहले से बता रखा होता, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो बात ही खत्म हो जाती। नहीं बता रखा है तो चुपके से जो आपने क्या कमाया है, प्रॉफिट कमाया है, वो प्रॉफिट आपको फर्म को रिटर्न करना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आफ्टर चेंज इन द फर्म। बताइए फर्म में चेंज क्या क्या होते हैं। देखो कोई नया पार्टनर आ जाए उसको हम बोलते हैं चेंज इन द फर्म। चेंज का मतलब होता है चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, चेंज इन द
किसी भी नए पार्टनर का फर्म में आना या किसी भी पार्टनर का फर्म से जाना, या कोई नया बिजनेस क्या कर लेना साथ साथ में और स्टार्ट कर लेना, या फिक्स पीरियड के बाद में भी बिजनेस को क्या करना, कंटिन्यू करना। इन सबको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। तो बताइए, अगर फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आएगा तो पार्टनर्स के राइट एंड ड्यूटीज में चेंज आएगा। पार्टनर्स की ड्यूटीज क्या थी सेक्शन 9 में, ईमानदारी से काम करना, अब नहीं करना। पार्टनर्स के राइट्स क्या थे, प्रॉफिट में हिस्सा अब नहीं मिलेगा। तो राइट एंड ड्यूटीज में देयर विल बी नो चेंज। तो लिख लेना ऊपर, देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज। पार्टनर्स के राइट एंड ड्यूटीज में कोई चेंज नहीं आता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम ये होगा कि प्रॉफिट का प्रपोर्शन बदल जाएगा, लेकिन प्रॉफिट पे राइट है या नहीं है, राइट तो है ही, रेशियो बदल जाएगा वो बात अलग है। समझ गए? तो जितने भी पार्टनर्स होते हैं, चाहे फर्म में कोई आए कोई जाए, फर्म का बिजनेस बदल जाए या फिक्स पीरियड से हम कहाँ चले जाएं, विल पे चले जाएं, तो देयर विल बी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, बट पार्टनर्स के राइट एंड ड्यूटीज में देयर विल बी नो चेंज। नेक्स्ट टॉपिक आता है, पार्टनर्स क्या होते हैं, फर्म के एजेंट। देखो, पार्टनर जो होता है ना, वो डबल लाइफ जी रहा होता है। क्या लाइफ जी रहा होता है, वो बिजनेस का प्रिंसिपल भी होता है और साथ में क्या होता है, एजेंट भी होता है। प्रिंसिपल इन द सेंस, अगर मैं फर्म का पार्टनर हूं, मैंने कोई काम किया है, तो मैं उसकी लायबल हूं या नहीं हूं? हूं, मैंने किया है, मैं फर्म का मालिक हूं भाई, मैं लायबल हूं। लेकिन बाकी पार्टनर भी लायबल है या नहीं है? है, क्योंकि मैं उन दोनों का क्या हूं, एजेंट हूं। क्या हूं उनका मैं, एजेंट। बताइए, एजेंट के काम के लायबल कौन होते हैं, प्रिंसिपल। तो बताओ, मैं एजेंट हूं या प्रिंसिपल हूं? खुद के काम के लिए प्रिंसिपल, और मेरे काम के लिए दूसरे मेरे क्या है, प्रिंसिपल। मैं उनका क्या हूं, एजेंट हूं। खुद के काम के लिए खुद का प्रिंसिपल और दूसरों के काम के लिए उनका प्रिंसिपल भी हूं और उनका मैं एजेंट भी हूं। तो मैं डबल लाइफ जी रहा हूं, दोहरी भूमिका निभा रहा हूं। तो मतलब एक जो पार्टनर होता है वो प्रिंसिपल कम एजेंट होता है। क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल कम एजेंट होता है। खुद के काम के लिए तो लाइबल है, अदर पार्टनर्स के काम के लिए भी क्या माना जाएगा, लाइबल माना जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है पार्टनर्स की इम्प्लाइड अथॉरिटी। क्या आता है, पार्टनर्स की इम्प्लाइड अथॉरिटी। यहां लिखा गया है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22, कोई भी पार्टनर फर्म में कोई काम करता है, अगर कोई पार्टनर फर्म में क्या कर रहा है, कोई काम कर रहा है, जैसे कि हमारे कोचिंग में काम क्या है, पढ़ाना। अगर मैंने किसी को मोबाइल बेच दिया और वो खराब निकल गया, तो मैं लायबल हूं या पूरी फर्म लायबल है? मैं लायबल हूं, क्योंकि हमारी कोचिंग का काम क्या है, पढ़ाना है, ना कि मोबाइल बेचना। तो क्या कहता है, इफ द एक्ट ऑफ पार्टनर विच इज डन टू कैरी ऑन इन द यूजुअल वे, आपने कोई भी काम किया है यूजुअल वे में बिजनेस से रिलेटेड, तो उसकी लायबल कौन होगी बेटा, पूरी फर्म। अगर मैंने किसी को बोल दिया कि आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, अदरवाइज मैं आपको फीस रिफंड कर दूंगा, मैंने बोल दिया है, तो फिर मैं लायबल हूँ या पूरी फर्म लायबल है, पूरी फर्म। किसी बच्चे को मैंने बोल दिया कि बेटा आपको 100% डिस्काउंट मिलेगा, तो मैं लायबल हूँ या पूरी फर्म, पूरी फर्म, क्योंकि हमारे बिजनेस का मेन काम है। तो बिजनेस के मेन काम में अगर एक पार्टनर ने कुछ कह दिया तो उसकी लायबल कौन होगी बेटा, पूरी फर्म लायबल मानी जाएगी। लेकिन यहाँ लिखा गया है सब्जेक्ट टू सेक्शन 22। सेक्शन 22 इतनी सी बात कहता है कि जो भी काम आपने किया हो वो ऑन नेम ऑफ फर्म किया हो। किसके नाम से किया हो, फर्म के नाम से। सिंपल सी बात, फर्म के नाम से आपने कोई भी काम किया, और काम भी ऐसा किया जो फर्म का रेगुलर बिजनेस है, फर्म का ऑर्डिनरी कंडक्ट है, तो उस काम के लिए आपने जो भी किया है उसके लिए लायबल कौन होगी, पूरी फर्म होगी, पूरी फर्म लायबल मानी जाएगी। गॉट द पॉइंट? लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो मेरी अथॉरिटी में नहीं आती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो मेरी अथॉरिटी में नहीं आती है। ये चीजें ऐसी होती है, ये वाली जो हम पढ़ेंगे। लेकिन ऊपर टॉपिक दे रखा था बेटा क्या, इंप्लाइड अथॉरिटी। बताइए इंप्लाइड का मतलब क्या है। डीड में लिखा हुआ है कि मनीष खत्री ये काम कर सकता है, तो वो मेरी क्या है, एक्सप्रेस अथॉरिटी। और डीड में नहीं लिखा हुआ है तो लॉ ये कहता है कि एक पार्टनर का काम जो उसने फर्म के नाम से किया, फर्म के बिजनेस से रिलेटेड किया,
ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस किया, उस हर काम के लिए पूरी फर्म क्या होगी, लायबल होगी। समझ गए? बिजनेस का नाम, ऑर्डिनरी कंडक्ट ऑफ बिजनेस और यूजुअल वे, ऑर्डिनरी कंडक्ट एंड यूजुअल वे में मैंने कोई भी काम किया है तो उसके लायबल कौन होगी बेटा, पूरी फर्म लायबल मानी जाएगी। तो मतलब कि बिजनेस के डिसीजन का राइट किसके पास में है, ऑल पार्टनर्स के पास में है या एक पार्टनर के पास में भी है? एक पार्टनर के पास में, क्योंकि वो डिसीजन ले रहा है और लायबल कौन हो रही है। लेकिन कुछ ये चीजें, सिचुएशन ऐसी है जहां पर एक पार्टनर के पास डिसीजन लेने का राइट नहीं होता। ये सिचुएशन जो बता रहा हूँ ना, A B C D E, ये वो सिचुएशन है जहां पर एक पार्टनर के पास डिसीजन का राइट नहीं होता है। ये आपकी इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आते हैं। कौन कौन सी इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आते हैं? किसी भी केस को, डिस्प्यूट को कहाँ लेके जाना बेटा, आर्बिट्रेशन में, वो आपकी अथॉरिटी में नहीं आता है। फर्म के नाम का बैंक अकाउंट खोल सकते हो, खोल सकते हो, लेकिन खुद के नाम से थोड़ा ना खोल लोगे। फर्म का बैंक अकाउंट इन इट्स ऑन नेम, खुद के नाम से नहीं खोल सकते। फर्म का बैंक अकाउंट है तो फर्म के नाम से खुलेगा या खुद के नाम से खुलेगा, फर्म के नाम से। अच्छा, अगर फर्म ने किसी पे केस किया हुआ है, फर्म ने किसी पर केस किया हुआ है, फर्म ने उससे 50,000 का डैमेज मांगा हुआ है, तो क्या एक पार्टनर उस डैमेज को कम कर सकता है या डैमेज को माफ कर सकता है या केस विड्रॉ कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ना तो आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो ना माफ कर सकते हो किस चीज को, उस क्लेम को जो फर्म ने मांगा हुआ है किसी आउटसाइडर से, और ना ही उस केस को आप क्या कर सकते हो बेटा, विड्रॉ कर सकते हो। अच्छा, किसी आउटसाइडर ने फर्म पर क्या कर दिया, केस कर दिया, तो क्या वो केस कोई एक सिंगल पार्टनर एक्सेप्ट कर सकता है? वो ये बोल सकता है सर मैं स्वीकार करता हूं कि हमारी गलती है? ना तो केस करने का राइट आपके पास में, सिंगल पार्टनर के पास ना केस को एक्सेप्ट करने का राइट है। तो मतलब आप कोई लाइबिलिटी एडमिट भी नहीं कर सकते और ना पुराना केस किया हुआ है तो उसको विड्रॉ भी नहीं कर सकते। समझ गए? आप फर्म के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी तो खरीद सकते हो, लेकिन फर्म के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हो। खरीदना है तो कैसे खरीदोगे, विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। ना इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, ना उनको आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, ना ही आप किसी दूसरी फर्म में, फर्म के, समझना मेरी बात देखो, मैं मनीष खत्री, मैं समर्थ कॉमर्स क्लासेस का क्या हूँ, पार्टनर हूँ। क्या मैं किसी अदर कोचिंग सेंटर में पार्टनर बन सकता हूँ? अच्छा, मान लो मैं किसी अदर कोचिंग सेंटर पार्टनर बन जाऊं और ये बोलूं कि पार्टनर मैं नहीं बन रहा हूं, पार्टनर तो समर्थ कॉमर्स क्लासेस बन रहा है, क्या मैं बन सकता हूं पार्टनर? देखो, अगर मैं पार्टनर बनता हूं उसको बोलते हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी पे पार्टनर बन सकता हूं, बट फर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, उसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। तो मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी बन सकता हूं बट फर्म को या फर्म के बिहाफ पर पार्टनर बन नहीं सकता। सेक्शन 22 क्या कहता है बेटा, याद है? कोई भी काम आप करो तो किसके नाम से कर लो, फर्म के नाम से, चाहे वो एक्सप्रेस हो चाहे वो इम्प्लाइड हो। काम करना किसके नाम से है, फर्म के नाम से करना है, क्योंकि वहां पर आपका इंटेंशन क्या होता है, फर्म को बाइंड करना। क्या करना, फर्म को बाइंड करना। अच्छा देखो, सेक्शन 19(1) क्या कह रहा था, बिजनेस से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो और यूजुअल वे में किया हो। और 22 क्या कह रहा था, फर्म का नाम यूज किया हो। इन्होंने हम इन दोनों सेक्शन को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, और क्या बोल दिया कि अगर एक पार्टनर कोई भी काम करता है जो फर्म के यूजुअल बिजनेस रिलेटेड हो, नॉर्मल कंडक्ट में किया हो और फर्म के नाम से किया हो, तो इन दैट केस आपके काम के लिए लायबल कौन होगी बेटा, पूरी फर्म लायबल मानी जाएगी। गॉट द पॉइंट? पक्का? अच्छा, एक यहाँ पर केस दे रखा है, समझना। केस क्या दे रखा है, एक्स पार्टनर है, फर्म है किसकी, मान लो सीए कर लो, सीए की फर्म है, उसने पैसा बोरो कर लिया और साथ में प्रॉमिसरी नोट साइन कर दिया, किसके नाम से, फर्म के नाम से। बताइए, प्रॉमिस नोट आपने फर्म के नाम से साइन किया है, बताइए फर्म लायबल होगी या नहीं होगी? क्या एक सीए के ऑफिस में लोन लेना और प्रॉमिस नोट पे साइन करना, क्या ये यूजुअल कंडक्ट है या नहीं है? क्या सीए के ऑफिस में क्या प्रॉमिस नोट साइन किए जाते हैं? प्रॉमिस नोट कहाँ साइन किए जाते हैं, मैन्युफैक्चरर के यहाँ, होलसेलर के यहाँ,
रिटेलर के यहाँ या सर्विस प्रोवाइडर्स के यहाँ, तो जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उसको हम बोलते हैं कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन के अंदर, कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन के अंदर प्लेज करना या फर्म के नाम से उधार माल खरीदना या लोन लेना या बीआरबीपी पे साइन करना, वहां पर तो क्या होता है, ये ऑर्डिनरी कंडक्ट होता है। लेकिन जिनका बिजनेस कॉमर्शियल नेचर का नहीं होता है उनके लिए ये ऑर्डिनरी कंडक्ट का पार्ट माना नहीं जाएगा। तो बताइए, लोन लेना ऑर्डिनरी कंडक्ट है या नहीं है? है, बैंक के लिए है। या अगर आप कौन हो, मैन्युफैक्चरर हो या कौन हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, वहां लोन लेना ऑर्डिनरी कंडक्ट है। लेकिन सर्विस प्रोवाइडर के अंदर बेसिकली लोन लेना ऑर्डिनरी कंडक्ट का पार्ट माना नहीं जाएगा। तो क्या ऑर्डिनरी है क्या नहीं है वो किस पे डिपेंड करता है। अगर तुम जनरल कॉमर्शियल नेचर का बिजनेस करते हो तो वहां पर ये चीजें किस कैटेगरी में आती है? नॉर्मल कैटेगरी में आती है। और अगर आपका बिजनेस जो है वो जनरल कॉमर्शियल नेचर का नहीं है तो वहां पर ये चीजें ऑर्डिनरी कंडक्ट का पार्ट मानी नहीं जाएगी। क्लियर? यहाँ पर दो टॉपिक दे रखे हैं, इन दो टॉपिक को मैं समझाने के लिए बेटा क्या दे रहा हूँ आपको? एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? एग्जाम्पल। समझना, मनीष खत्री यानी कि मैंने अपने एक फ्रेंड से क्या कर लिया? लोन ले लिया। अच्छा, मैं कौन हूँ? समर्थ कॉमर्स क्लासेस में क्या हूँ? पार्टनर हूँ। जिस फ्रेंड से मैंने लोन लिया है ना, वो इस बारे में क्या है? अनअवेयर है। उसको नहीं पता है कि मैं फर्म में क्या हूँ? पार्टनर हूँ। अच्छा, मैंने फर्म के नाम से क्या ले लिया? अच्छा सॉरी, मनीष खत्री अपने फ्रेंड से क्या लेता है? लोन। मनीष खत्री समर्थ कॉमर्स क्लासेस का पार्टनर है, लेकिन उसका फ्रेंड क्या है? इस चीज़ के बारे में अनअवेयर है। तो क्या वो तो मेरा फ्रेंड है, क्या वो ये पैसा फर्म से मांग सकता है? क्योंकि जो लोन मैंने लिया था ना, इस पैसे को मैंने यूज किया कहाँ है? फर्म में किया है। तो वो उस पैसे की रिकवरी मेरे बाकी पार्टनर से कर सकता है या नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जिस समय उसने लोन दिया ही वॉज अनअवेयर कि मैं फर्म में क्या हूँ? पार्टनर हूँ। बताइए, उसने मुझे फर्म के पार्टनर के तौर पे लोन दिया या इंडिविजुअल कैपेसिटी पे लोन दिया? समझ गए? तो अगर किसी को ये पता ही नहीं है कि तुम फर्म में क्या हो? पार्टनर हो, तो उस काम के लिए ध्यान रखना, कभी भी फर्म लायबल मानी नहीं जाएगी। थर्ड पार्टी को अगर पता ही नहीं है कि वो किसके साथ डील कर रहा है, फर्म के पार्टनर के साथ, तो उस केस में कभी भी फर्म लायबल मानी नहीं जाएगी। समझ गए बात? नहीं समझ गए? अच्छा, मनीष खत्री फर्म में क्या है? पार्टनर है, और वो किसी आउट साइडर से क्या ले रहा है? लोन। अच्छा, मनीष खत्री पार्टनर तो है, बट डीड में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? नो अथॉरिटी ऑफ रेजिंग लोन। डीड में लिखा हुआ है मनीष खत्री के पास लोन लेने की अथॉरिटी नहीं है, फिर भी आउटसाइडर ने क्या कर दिया? मुझे लोन दे दिया फर्म के नाम से। तो बताओ, फर्म लायबल होगी या नहीं होगी? प्रॉब्लम क्या है? आउटसाइडर को पता है क्या कि तुमने मेरी अथॉरिटी क्या कर रखी है? रेस्ट्रिक्टेड। अगर आउटसाइडर को पता होता कि मेरी अथॉरिटी क्या है? रेस्ट्रिक्टेड है, फिर भी वो लोन दे दे तो फर्म लायबल मानी नहीं जाएगी। लेकिन अगर आउटसाइडर अनअवेयर है कि मनीष खत्री की अथॉरिटी क्या है? लिमिटेड है, तो क्या फर्म लायबल होगी? फर्म लायबल हो जाएगी, क्योंकि आउटसाइडर क्या है? अनअवेयर है। गॉट द पॉइंट? तो ये दो पॉइंट मैंने आपको समझा दिए विद एग्जांपल। थर्ड पार्टी को रेस्ट्रिक्शन के बारे में पता है, फिर भी वो लोन दे रहा है, तो फर्म लायबल नहीं होगी। इन दोनों केस में फर्म लायबल नहीं होगी। पहला वाला केस कौन सा? मनीष खत्री की अथॉरिटी क्या है? रेस्ट्रिक्टेड। आउटसाइडर को पता है फिर भी लोन दे रहा है, तो फर्म लायबल नहीं होगी। और दूसरा केस, आउटसाइडर मनीष खत्री को लोन तो दे रहा है, बट उसको ये नहीं पता है कि मनीष खत्री फर्म में क्या है? पार्टनर है। तो ध्यान रखना, फर्म लायबल मानी नहीं जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है इमरजेंसी। याद करके बताओ, थोड़ी देर पहले मैंने इस इमरजेंसी के बारे में बात की थी। इमरजेंसी में जितना मैंने लोन ले लिया, इमरजेंसी के अंदर जो मैंने लाइबिलिटी इनकर कर दी या जो मैंने पैसा खर्च कर दिया, उसके लिए फर्म लायबल होगी या नहीं होगी? होगी। लेकिन ध्यान रखना, उस समय जब मैंने ये एक्सपेंडिचर किया या लोन लिया या कोई भी लाइबिलिटी इनकर्ड की, तो मैंने क्या सोच के इनकर्ड की कि अगर सेम सिचुएशन मेरे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में होती, सेम प्रॉब्लम मेरे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में होती, तो मैं क्या करता? अगर बोनाफाइड अगर मैंने डिसीजन लिया है, तो उस काम की लायबल कौन होगी? पूरी फर्म लायबल मानी
जाएगी। यहाँ तक बात समझ आ गई बेटा? हो गया था क्या? नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। इफेक्ट ऑफ एडमिशन। एडमिशन का मतलब होता है एक्सेप्टेंस। क्या होता है? तुमने मुझे बोला कि सर मुझे समझ में डिस्काउंट मिल जाएगा, मैंने कहा मिल जाएगा। तो बताइए वो एक्सेप्टेंस मैंने दिया है या ऑल पार्टनर्स ने दिया है? ऑल पार्टनर्स ने। तो मतलब कि अगर एक पार्टनर ने एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब सबने एक्सेप्ट कर लिया। ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं। किसी ने इस ए को प्रपोज कर दिया, सॉरी बी को प्रपोज कर दिया, और बी ने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। तो बी ने एक्सेप्ट किया है या ए और सी ने भी एक्सेप्ट कर लिया है? अरे पागल औरत! तो ये हम एक्सेप्टेंस किस सेंस में बात कर रहे हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन, फर्म के बिजनेस ट्रांजेक्शन, फर्म के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं कि फर्म के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर अगर एक पार्टनर ने किसी बात को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया, तो वो एक्सेप्टेंस एक पार्टनर की नहीं है, होल फर्म की मानी जाएगी और पूरी फर्म क्या होगी? उस काम के लिए लायबल होगी। मिस्टर बी ने कह दिया कि भाई साहब आपको गुड्स 10 दिन में मिल जाएंगे, नहीं मिले तो 50,000 रुपए की हम आपको डैमेज पे करेंगे। अगर 10 दिन में नहीं पहुंचा तो ए कहता है मेरी क्या गलती है, सी कहता है मेरी क्या गलती है। तो एक पार्टनर ने एक्सेप्ट कर लिया ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के बारे में किसी बात को, तो वो एक्सेप्टेंस उस एक पार्टनर की नहीं, होल फर्म की मानी जाएगी। सेकंड नंबर, इफेक्ट ऑफ नोटिस। नोटिस का मतलब होता है जानकारी। जानकारी का मतलब सूचना। तीन पार्टनर हैं, ए है प्लस बी है प्लस सी है। बी को अगर पता है बिजनेस के किसी भी ट्रांजेक्शन के बारे में, बी को पता है, तो क्या माना जाएगा? बी को ही पता है या ए और सी को भी पता है? ए और सी को पता है। मतलब कि बिजनेस के अंदर एक्टिंग में किसी एक्टिव पार्टनर को, किसको? बिजनेस के अंदर किसी भी एक्टिव पार्टनर को कोई भी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, तो माना यह जाएगा वो इंफॉर्मेशन होल फर्म को मिल चुकी है। लेकिन बिजनेस से रिलेटेड कह रहे हैं हम लोग, तो बिजनेस रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर एक पार्टनर के पास में है तो माना क्या जाएगा? वो ऑल पार्टनर के पास में है। लेकिन मैं जिस पार्टनर की बात कर रहा हूँ वो क्या होना जरूरी है? एक्टिव पार्टनर होना जरूरी है। तो मतलब कि इफ एक्टिव पार्टनर हैव नॉलेज ऑफ एनी ट्रांजेक्शन, एनी मैटर रिलेटेड टू द फर्म, then it will be assumed that whole firm knows about the information, कि पूरी फर्म को उस इंफॉर्मेशन की जानकारी है। गॉट द पॉइंट? और नेक्स्ट टॉपिक आता है तुम्हारा कौन सा? लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी। पहला पॉइंट, सेक्शन 25, द पार्टनर्स आर जॉइंटली। अगर हमने बैंक से लोन ले लिया तो वो पैसा कौन चुकाएगा? तीनों मिलके। अच्छा, बैंक क्या चाहे तो किसी एक से भी क्लेम कर सकती है? यस, उसको हम क्या बोलते हैं? सेवरली। तो हम, हमारी जो लाइबिलिटी है पार्टनर्स की वो क्या होती है? जॉइंट एंड सेवरल होती है। लेकिन उसी काम के लिए जो बिजनेस की अथॉरिटी के अंदर आते हैं, चाहे वो एक्सप्रेस हो चाहे वो इम्प्लाइड हो। गॉट द पॉइंट? पक्का? आगे बढ़े। सेकंड नंबर, लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ पार्टनर। बताइए, अगर पार्टनर कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है तो फर्म लाइबल होगी या नहीं होगी? फर्म लाइबल होगी। लेकिन अगर पार्टनर ने वो रॉन्गफुल एक्ट जानबूझ के किया है तो फर्म तो लाइबल ही होगी। लेकिन सेक्शन 10 क्या कहता है? उसकी रिकवरी हम उस पार्टनर से कर लेंगे। तो पार्टनर के रॉन्गफुल एक्ट के लिए लाइबल कौन होगी? होल फर्म। लेकिन पार्टनर अगर रॉन्गफुल एक्ट जानबूझ कर करता है तो भी पूरी फर्म लाइबल होगी। लेकिन सेक्शन 10 क्या कहता है? उसकी रिकवरी हम उस पार्टनर से कर लेंगे। लेकिन अगर पार्टनर किसी आउटसाइडर के साथ मिलकर फ्रॉड करता है तो क्या उस आउटसाइडर के लिए फर्म लाइबल होगी? क्योंकि यहाँ पर ना वो पार्टनर बोनाफाइड है, ना वो आउटसाइडर क्या है? बोनाफाइड है। तो दैट मेलाफाइड आउटसाइडर फर्म लाइबल नहीं होगी। अगर उस आउटसाइडर ने पार्टनर के साथ मिलके क्या किया है? फर्म के अगेंस्ट फ्रॉड किया है, तो फॉर दैट आउटसाइडर फर्म विल नॉट बी लाइबल। समझ गए? नेक्स्ट टॉपिक, लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन। मिस एप्लीकेशन का मतलब मिस यूज। मिस एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? मिस यूज। अब मिस एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? क्या मिस एप्लीकेशन? आना, पहला, पार्टनर ने जो काम किया विद इन द अथॉरिटी किया, क्लियर है?
और विद इन द अथॉरिटी उसको कुछ पैसा मिला या प्रॉपर्टी मिली, किससे? थर्ड पार्टी से, और पार्टनर ने उस पैसे को बाद में क्या कर दिया? मिस अप्लाई कर दिया, तो लाइबल कौन होगी? पूरी फर्म। लेकिन क्या फर्म उसकी रिकवरी उस पार्टनर से करेगी, नहीं करेगी? करेगी। दूसरी तरफ क्या कहता है? मनी और प्रॉपर्टी हैज कम इनटू कस्टडी ऑफ द फर्म। पैसा कहाँ आया? फर्म की कस्टडी में आया, और वहां से पार्टनर ने मिसयूज कर लिया तो भी फर्म क्या होगी? लायबल होगी। लेकिन वो बात अलग है कि फर्म उसकी रिकवरी उस पार्टनर से बाद में करेगी जिसने इस पैसे को क्या किया है? मिसयूज किया। इन दोनों ही केस में फर्म क्या होगी? लायबल होगी। लेकिन फर्म उसकी रिकवरी बाद में किससे कर लेगी? उस पार्टनर से कर लेगी। गॉट द पॉइंट? इस क्लास में हम यहाँ तक करेंगे, बाकी वाला पोर्शन करेंगे हम लोग नेक्स्ट पोर्शन में। ठीक है बच्चों, बाय बाय।